मैं एक समुदाय की प्रगति को महिलाओं की प्रगति के पैमाने से मापता हूं। यह शक्तिशाली कथन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। वे इतिहास के एकमात्र राजनेता थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि संसद में उनके हिंदू कोड बिल को स्वीकार नहीं किया गया। इसमें महिलाओं के मुद्दे और उनके समाधान एक प्रमुख हिस्से के रूप में शामिल की गई थी। नमस्कार, मैं नितिन, लाइव 24 पर आपका स्वागत है। महिला सशक्तिकरण दुनिया भर के समाज के लिए सबसे ज्वलंत मुद्दों में से एक रहा है। दशकों से दुनिया भर में महिलाओं के विषय, उनकी इच्छा, आकांक्षा और अधिकार के प्रति अन्याय होता रहा। उन्हें दशकों से अस्तित्वहीन माना जाता रहा। पुरुषों के पास हमेशा से सभी अधिकार थे, लेकिन महिलाओं को इनमें से कोई भी अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि मतदान जैसे लोकतांत्रिक अधिकार के लिए भी महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। चीजें तब बदली जब महिलाओं ने यह महसूस किया कि उन्हें भी समान अधिकारों की जरूरत है। समाज के बराबरी में खड़ा होना जरूरी है। इसी सोच ने महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति सजग किया और इस सोच ने जागरूकता फैलाई। महिलाओं को भी उनके जीवन के निर्णय लेने का हक मिलना चाहिए। यह समाज की आवश्यक चीजों में से एक थी जो समय की मांग थी। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं को उनके अधिकारों के साथ साथ अपने जीवन के सभी पहलुओं में आत्मनिर्भर होना सिखाया गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें एक मंच मिलना चाहिए जहां वे विकसित हो सके, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, समाज की बराबरी में खड़ा हो सके। दुनिया भर के देशों ने खुद को प्रगतिशील देश कहा, लेकिन उनमें से हर देश ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इसका एक पुराना इतिहास रहा है। इन देशों में महिलाओं को आज जो आज़ादी और हैसियत हासिल हुई है, उसे पाने के लिए व्यवस्थाओं के खिलाफ इनको काफी संघर्ष करनी पड़ी, लड़ाई करनी पड़ी। हालांकि अभी भी विश्व पटल पर कई ऐसे देश हैं जहां इसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हाल ही में आयोजित G20 सम्मेलन घोषणा पत्र में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक एकता जैसे विषय को शामिल किया गया है। भारत के संदर्भ में कहें तो महिला सशक्तिकरण की बात तो 1948 ईस्वी में तब सामने आई जब भारत में सावित्रीबाई फुले के रूप में भारत को पहली महिला शिक्षिका मिली। यह वर्ष भारत में महिला सशक्तिकरण के उदय के प्रतीक का रहा, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने उस सामाजिक मानदंड का भंडाफोड़ किया था जिसमें यह बात कही जा रही थी कि एक महिला को शिक्षित नहीं किया जा सकता है। इस आंदोलन का प्रभाव इतना गहरा था कि 100 साल बाद भारत ने एक राष्ट्र के रूप में एक महिला के नेतृत्व को स्वीकार किया और मैडम इंदिरा गांधी को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। अंग्रेजी में एक कहावत है, द स्काई इज लिमिट, लेकिन महिला सशक्तिकरण शब्द ने उस विचार को तोड़ दिया और कल्पना चावला अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ये सभी गतिविधियां महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐसा बीजारोपण था जिसके फल आज भी हम सुकून से देख सकते हैं। प्राचीन काल में महिला सशक्तिकरण का इतिहास काफी भ्रमित करने वाला रहा है, क्योंकि एक तरफ इसने महिलाओं को अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार भी देता है, उसके लिए प्रोत्साहित भी करता है, तो दूसरी तरफ उन्हें सामाजिक मानदंड के अनुसार सती करने के लिए मजबूर भी किया गया। इस समय का एक महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि महिलाओं के लिए पहला सामाजिक नेटवर्क बनाया गया था। इसे भिकुन्नी संघ के रूप में लोग जानते हैं। यह नेटवर्क भगवान बुद्ध के द्वारा बनाया गया नेटवर्क था और जल्द ही समानता और न्याय पर आधारित यह नेटवर्क चारों ओर फैलने लगा। परिणाम स्वरूप मानवता पर इसका गहरा प्रभाव देखने को मिला। लेकिन बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद भिकुन्नी संघ ने अपनी संपर्क खो दी और महिलाओं के इस समूह को समाज के द्वारा उत्पीड़ित किया गया। इतना ही नहीं, इन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए एक प्राचीन ऋषि मुनि ने
कानूनों की एक पुस्तक बनाई, एक संग्रह बनाई जिसे मनुस्मृति का नाम दिया गया। इस प्राचीन ग्रंथ में उन्होंने ऐसे कानून बनाए जो न केवल महिलाओं का अपमान करता है बल्कि उन्हें निम्नतर स्तर तक गिरा देता है। उनका एक कानून कहता है पिता रक्षति, जिसका अर्थ है चूंकि एक महिला स्वतंत्र रूप से जीने में सक्षम नहीं है इसलिए उसे एक बच्चे के रूप में अपने पिता के अधीन, एक महिला के रूप में अपने पति के अधीन और अपने बेटे के अधीन होना चाहिए। यही वजह थी कि प्राचीन काल में हो रहे इस अन्याय के कारण कई शताब्दियों तक महिलाओं को यह नहीं पता था कि स्वतंत्रता क्या है। परिणाम यह हुआ कि महिलाओं को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति ने भारत के विकास को कुचल कर रख दिया। इसने दुनिया के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित किया। अफ्रीका में महिलाओं के अधिकार के मुद्दे आज भी संकट में है। निरक्षरता और वैश्वीकरण ने अफ्रीका और दुनिया भर में महिलाओं के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया। चूंकि महिलाएं दुनिया की आधी आबादी में अपना योगदान देती है, दुनिया की आधी आबादी है, इसलिए उन्हें खुद को एक व्यक्ति के रूप में और एक समुदाय के रूप में विकसित करने के समान अवसर मिलना ही चाहिए। वर्तमान समय में अलग क्रांति और सामाजिक सुधार के जरिए महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार लाने की कोशिश की गई। महिलाओं को अब उनकी ताकत, कौशल और उनकी क्षमताओं से फिर से परिभाषित किया जा रहा है। आज महिला एक पायलट है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक राजनेता, एक कलाकार, लेखक, नेता, यहाँ तक कि देश की राष्ट्रपति के रूप में भी देश का नेतृत्व कर रही है। वह एक गृहिणी भी है तो एक प्रशासक भी है। यह महिलाओं के संघर्ष और उनके प्रति प्रगतिशील विचार का ही फल है कि हमें ओपरा विनफ्रे, मदर टेरेसा, जेके रावलिंग, बेनजीर भुट्टो, मलाला यूसुफजई, फूलन देवी, प्रतिभा सिंह पाटिल, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, अन्ना राजम मल्होत्रा और स्नेहलता श्रीवास्तव, किरण बेदी जैसी हस्तियां मिली। इसके अलावा महिलाएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रही है। हाल ही में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने मिशन डायरेक्टर के तौर पर ऋतु कड़िधाल ने दुनिया को अपनी ताकत से रूबरू कराया। सच में अगर देखा जाए तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिला सक्षम न हो। हर क्षेत्र में लोग उनके लोहे मान रहे हैं। महिला सशक्तिकरण अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय और सोच बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को सार्वभौमिक रूप से अलार्म की समस्या के रूप में महत्वपूर्ण रूप से पेश किया है। यह सामान्य रूप से महिलाओं के अधिकार और विशेष रूप से पुरुषों के साथ समानता के उनके अधिकार के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता को दर्शाता है। महिलाओं के अधिकार और कानूनी अधिकार की रक्षा के लिए 1990 में संसद में एक अधिनियम पारित की गई थी जिसके द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के बाद 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। लेकिन बड़े स्तर पर देखा जाए तो यह संख्या अभी भी कम है, क्योंकि यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आसपास भी नहीं है। ध्यान देने की यह बात है कि अमेरिका में यह आंकड़ा 32% है, जबकि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में 21%। अगर इतिहास का पन्ना उल्टे तो वर्ष 1962 से अभी तक लगभग 600 महिलाएं सांसद के रूप में चुनी गई है। 534 निर्वाचन क्षेत्रों में से लगभग आधे, करीब 48% ने वर्ष 1962 के बाद किसी महिला को सांसद के रूप में नहीं चुना है। संसद में आज भी महिला आरक्षण बिल लंबित है। राजनीतिक तौर पर अगर महिलाओं को सशक्त करना है तो जरूरी है महिला आरक्षण बिल पर फिर से चर्चा हो और इसे कानूनी मान्यता दी जाए। नमस्कार, धन्यवाद।